जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि हम आपको हर रोज 10 या 5 क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट सीरीज करवा रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको बच्चों फार्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें बताते हुए चल रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, आपका पेपर 29 अप्रैल को कब होगा बच्चों? 29 अप्रैल को आपका नवोदय विद्यालय का पेपर 29 अप्रैल को होगा। अगर आप नवोदय विद्यालय के जैसा हूबहू मॉडल पेपर चाहते हैं तो हमारी टीम द्वारा 8 मॉडल पेपर तैयार किया गया है। 8 मॉडल पेपर तैयार किया गया है। कितना मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं बच्चों? 8 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं और इनका प्राइस मात्र 299 रुपए है। कितना है बच्चों? मात्र 299 रुपए है। अगर आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6393805613 पर हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको मॉडल पेपर कैसे परचेज करना है और उसको परचेज करने की क्या क्या प्रक्रिया है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देगी। तो आप इन मॉडल पेपर्स को सॉल्व करिए और आपकी जो 29 अप्रैल को होने वाली परीक्षा है उसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला करके अपना प्रवेश नवोदय विद्यालय में ले लीजिए। अगर आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको हर इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे चैनल से आपको नवोदय विद्यालय के बारे में हर ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि फॉर्म कब भरना है, फॉर्म की लास्ट डेट कब है, ETC। तो आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा ने एक बैग 15% हानि पर 816 रुपए में खरीदा। बैग का विक्रय मूल्य 816 रुपए है तो क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गरिमा ने एक बैग 15% हानि पर 816 रुपए में खरीदा। बैग का विक्रय मूल्य 816 रुपए हो तो बैग का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में जरा सा मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे खरीदा के बजाय क्या होना चाहिए? बेचा। तो हमने यहाँ पे सुधार दिया। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि गरिमा ने एक बैग 15% हानि पर 816 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 816 रुपए में बेचा। बैग का विक्रय मूल्य 816 रुपए है तो क्या बताइए हमको? क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे गलती से खरीदा लिख गया था जो कि मैंने यहाँ पे सुधार दिया है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गरिमा ने एक बैग 15% हानि पर 816 रुपए में बेचा और विक्रय मूल्य हमें कितना दिया है? 816 रुपए। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास, आप किसी दुकान पर गए, आपने 10 रुपए की एक पेन खरीदी। कितने रुपए की पेन खरीदी बच्चों? 10 रुपए की पेन खरीदी। आप स्कूल लेकर गए उस पेन को। आपके दोस्त ने कहा कि पेन तो बहुत अच्छी है, तुम मुझे दे दो। तो तुम कहते हो कि ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन कितने रुपए में दूंगा बच्चों? 15 रुपए में दूंगा। कितने रुपए में दूंगा? 15 रुपए में। आप वो पेन 10 रुपए में खरीदे थे लेकिन अपने दोस्त को कितने रुपए में दे रहे हैं? 15 रुपए में दे रहे हैं। इससे आपको क्या हो रहा है? 5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो देखिए, खरीदना को हम मैथ की भाषा में कहते हैं, खरीदना को मैथ की भाषा में कहा जाता है क्रय मूल्य। क्या कहा जाता है बच्चों? क्रय मूल्य कहा जाता है। और बेचना को कहा जाता है विक्रय मूल्य। क्या कहा जाता है बच्चों? विक्रय मूल्य। तो खरीदना को क्या कहेंगे हम मैथ की भाषा में? क्रय मूल्य। और बेचना को क्या कहेंगे बच्चों? विक्रय मूल्य कहेंगे। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए, क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि। लाभ ऑब्लिक हानि, ये आपका फॉर्मूला होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? क्रय मूल्य के बराबर। तो मैं इस फॉर्मूले को बंद कर दे रही हूँ बॉक्स में, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसा कि मैं आपको हर सेशन में बताती हूँ कि आप जब भी हमारा वीडियो देखने के लिए बैठा करें तो एक पेन और कॉपी अपने साथ ही लेकर बैठा करें ताकि आपको
जो भी कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूले मिले आप उनको नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पता, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही रहने दीजिए। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 816 रुपये गुणे 100। कितने परसेंटेज की हानि हो रही है 15, तो 100 में से क्या करेंगे हम 15 घटाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं। बराबर 816 गुणे 100, 100 में से 15 घटाएंगे आप कितना आ जाएगा बच्चों 85। कितना आ जाएगा 85। अब हम इसको किससे काटते हैं 5 से काटते हैं। किससे काटते हैं 5 से। देखिए 5 एकम 5 बच गया 3, 5 सते 35, 5 दूनी 10। तो अब आपका क्या बच गया मैं इधर लिख दे रही हूँ 816 गुणे 20/17। क्या बचा 816 गुणे 20/17 आपका ये बचा है। अब इसको 17 से काटते हैं। किससे काटते हैं बच्चों 17 से। तो देखिए बच्चों इसको 17 से काटेंगे। देखिए 17 जो के 68 आपका हासिल कितना बच गया, शेष कितना बच गया 13। कितना बच गया 13, फिर 136 हो गया, 17 8 कितना हो जाएगा 136। तो अब आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य बराबर 48 गुणे 20। कितना हो गया बच्चों 48 गुणे 20। अब इनका क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपका क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9। कितना आ गया आपका क्रय मूल्य 960 रुपए क्रय मूल्य था। कितना रुपए था बच्चों 960 रुपए था। मैं उम्मीद करती हूँ मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझाती हूँ वो आपको समझ में आता होगा। तो आप हमारे वीडियोस में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहा करिए। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 और 38 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। क्वेश्चन आपका मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ। कह रहा है कि 10 और 38 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो देखिए हमें क्या करना है 10 से 38 के बीच, किसके किसके बीच बच्चों 10 से 38 के बीच सभी विषम संख्याओं को लिखना है। उसके बाद उनको क्या करना है हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 10 से 38 के बीच में क्या लिख लेते हैं विषम संख्याएं लिख लेते हैं। तो देखिए 10 के बाद पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी 11, फिर 13, फिर 17, सॉरी फिर 15, फिर 17, फिर आपका आ जाएगा 19, फिर 21, उसके बाद आपका आएगा 21 के बाद आएगा 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद आपका आ जाएगा 31, 31 के बाद आपका आएगा 33, 33 के बाद आपका आ जाएगा बच्चों 35, 35 के बाद आपका आएगा 37। और हमें कहाँ तक जाना है 38 तक जाना है। तो देखिए विषम संख्याएं बच्चों वो होती हैं जो 2 से ना कटे। तो मैंने जितना भी यहाँ पे लिखा है ये सब 2 से नहीं कटेंगी। ये सब हमारी 10 और 38 के बीच क्या हो गई विषम संख्याएं, बीच की विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। 10 से 38 के बीच की विषम संख्याएं आपकी हो गई है। इनका क्या पूछा है हमसे योग पूछा है। तो चलिए योग निकाल लेते हैं। योग बराबर इन सबको क्या कर लीजिए आप जोड़ लीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, 21 के बाद आपका है 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37। इन सबको ऐड कर लेंगे। जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर आ जाएगा बच्चों 336। कितना आ जाएगा बच्चों 336। अतः बच्चों अतः 10 से 38 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना आ गया 10 से 38 के बीच
की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। आपका आ गया बच्चों 336। कितना आ गया बच्चों? 336 आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चंस को सरल या सिंपल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए नए वीडियोस डाले जा रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। तो ये क्वेश्चन आप एक बार चाहें तो फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 10 और 38 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो 10 और 38 के बीच की हमने सभी क्या लिख ली? विषम संख्याएं लिख ली। तो पहली 11, फिर 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 इन सबको जोड़ लिए। कितना आ गया आपका? 336 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81% खर्च कर देता है और 8,740 रुपए की मासिक बचत करता है। उसकी मासिक आय कितनी है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81% खर्च कर देता है और 8,740 रुपए की मासिक बचत करता है। उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर दे रहा है? 81% खर्च कर दे रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रतिशत कितने का होता है बच्चों? 100 का होता है। अगर 100 में से वो 81% खर्च कर दे रहा है तो उसके पास बचा कितना? तो हम क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले उसकी बचत निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बचत बराबर, देखिए 100% 100 का होता है, जिसमें से वो 81% क्या कर दे रहा है? खर्च कर दे रहा है। तो उसके पास कितना बचा? 19%। कितना बच गया बच्चों? 19% वो बचाता है। कितना बचाता है? 19% वो बचा रहा है। फिर हम व्यक्ति की मासिक आय कितना मान लेते हैं? माना मासिक आय x है। माना मासिक आय आपकी कितनी है बच्चों? x है। तो इसी मासिक आय में कितने प्रतिशत बचा रहा है वो? 19%। यक्स का 19% बराबर कितने रुपए बचा रहा है वो? 8,740 रुपए बचा रहा है। परसेंटेज में बचत की बात करेंगे तो 19% है और रुपए में बात करेंगे तो 8,740 रुपए है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यक्स का मतलब गुणा 19/100 बराबर 87, 40। अब देखिए इसको हम किससे काटते हैं बच्चों? 19 से काटते हैं। किससे काटते हैं? 19 से। 19 चौके 76 हो गया। कितना बच गया आपका? 19 चौके 76 बच गया आपका 11। 19 छक्का 114। तो आपका क्या आ गया बच्चों? यक्स अपान 100 बराबर आपका आ गया 460। कितना आ गया? यक्स अपान 100 बराबर आपका कितना आ गया? 460। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 46,000 रुपए। कितना आ जाएगा बच्चों? 46,000 रुपए। हमने मासिक आय मानी कितनी थी? यक्स रुपए। कितनी मानी थी? यक्स। और यक्स की वैल्यू आई कितनी? 46,000 रुपए आ गई। तो व्यक्ति की मासिक आय बच्चों 46,000 रुपए है। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चों ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। जैसा कि मैं आपको अपने हर सेशन में बताती हूँ कि हम अपने सेशन में आपको नवोदय विद्यालय के मैथ से जुड़े हर चैप्टर के क्वेश्चंस करवाते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे सेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में लोगों को पता चल सके। और ये जो हम 10 क्वेश्चंस करवाते हैं ये आपकी जो 29 अप्रैल को परीक्षा होगी नवोदय विद्यालय की, कब होगी बच्चों? 29 अप्रैल को होने वाली नवोदय विद्यालय की परीक्षा में जो 20 क्वेश्चंस आते हैं मैथ के, कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो उनकी दृष्टि से ये जो हम सेशन करवा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी क्वेश्चंस को देखा करिए, फिर उनको अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको परीक्षा भवन में परेशानी नहीं होगी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81% खर्च कर देता है
और 8,740 रुपए की मासिक बचत करता है। उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखिए हम जानते हैं प्रतिशत कितने का होता है, 100 का। अगर 100 में से वो 81 खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना रहा है? 19% बचा रहा है। कितना बचा रहा है बच्चों? 19% बचा रहा है। फिर हमने उसकी मासिक आय कितना मान लिया? x रुपए मान लिया। कितना मान लिया? x रुपए। फिर x का ही कितना बचा रहा है? वो 19% बचा रहा है। प्रतिशत में 19% बचा रहा है और रुपए में कितना बचा रहा है? 8,740 रुपए बचा रहा है। फिर हमने इक्वल पे रख के काट लिया तो हमारा x की वैल्यू कितना आ गया? 46,000 रुपए आ गया। यानी उसकी आय कितनी है बच्चों? 46,000 रुपए है। तो हम आपको इसी तरह क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। आप हमारे सेशन पर लगातार बने रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी तथा डी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। डी अकेला 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ूंगी। ये आपके वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बताती ही रहती हूँ कि हम आपको अपने सेशन में मोस्टली हर चैप्टर के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आप हमारे सेशन पर लगातार बने रहिए। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है सी तथा डी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। डी अकेला 40 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ा करिए, देखा करिए कि आखिर मैं इस क्वेश्चन में कर क्या सकता हूं। जब आप क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, समझ जाया करिए, तभी आप पेन का यूज किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है कि सी और डी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों? 8 दिन में कर रहे हैं। और डी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर ले रहा है? 40 दिन में। कितने दिन में कर ले रहा है बच्चों? 40 दिन में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। हमसे क्या पूछा गया? सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हम जानते हैं जो समय होता है वो कार्य का क्या होता है? उल्टा होता है। तो जो सी और डी 8 दिन में कोई काम करते हैं तो एक काम कितने दिन में करेंगे? 1/8 दिन में। तो आपका देखिए हम सी और डी में से किसका घटा? सी और डी के काम में से 1/8 दिन में दोनों करेंगे। अगर हम सी और डी के काम में से डी का काम घटा दें तो किसका काम आ जाएगा? सी का काम आ जाएगा। तो देखिए हमने सी और डी कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। 1/8 में से क्या घटाएंगे हम? 1/40 घटा देंगे। क्या कर देंगे? 1/40 घटा देंगे। तो देखिए जैसे कि यही आप इसको समझ लीजिए, ये कोई लाइन है, यहां से यहां तक की कुल दूरी मैंने आपको कितनी बता दी है? 10। कितना बता दिया है? 10। और मैं कह रही हूं यहां तक कितना है? 7। कितना है? 7। तो आप क्या करेंगे? 10 में से 7 घटा देंगे तो ये कितना पता चल जाएगा? 3। कितना पता चल जाएगा बच्चों? 3। तो आपने क्या किया? कुल में से 7 को घटा दिए। इसी तरीके हम क्या करेंगे? दोनों के काम में से एक का काम घटा देंगे तो दूसरे का काम आ जाएगा। तो देखिए 1/8 किसका काम है? दोनों का काम है। सी और डी दोनों का काम है इसमें। और 40 किसका काम है बच्चों? डी अकेले का काम है। तो हम 1/8 में से अगर 1/40 घटा देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा? सी का आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल देती हूँ। 8,40। देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, फिर 2 से काटते हैं, 2 एक अन्नम 2, 2 पंजे 10, 5 से काटते हैं। तो देखिए ये हो गया 8, 8 पंजे 40। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 40। 8 पंजे 40 माइनस 1 बराबर 4/40। कितना आ गया? 4/40। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1/10। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/10। तो ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो सी द्वारा किया गया कार्य, सी द्वारा कार्य करने में लगा समय, कार्य को करने में लगा समय, करने में लगा समय कितना आ जाएगा बच्चों? 10 दिन। कितना आ जाएगा? सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में। और डी कितने दिन में कर रहा था? 40 दिन में। तो सी कितने दिन में कर लेगा? 10 दिन में कर लेगा। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। ये आपका आंसर आ गया। देखिए जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 1/10 था, फिर मैम ने पलट कर क्यों लिख दिया? क्योंकि हम जानते हैं वर्क एंड टाइम में जो समय होता है वो कार्य का क्या, जो कार्य होता है वो समय का उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1/10 कार्य था तो टाइम कितना हो जाएगा? 10 दिन
हो जाएगा। तो जब भी आपको वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन मिले तो आप उसको पलट लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है हमें, वर्ग का विकर्ण। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर विकर्ण होता क्या है। वर्ग का विकर्ण हमें कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात आपको मैंने क्या बताया, ये पता होना चाहिए कि आखिर वर्ग क्या होता है और फिर वर्ग के बाद विकर्ण क्या होता है। तो देखिए ये होता है आपका वर्ग। वर्ग वो आकृति होती है बच्चों जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर ये ए है तो ये भी ए भी ए, ये भी ए, ये आपका क्या होता है, वर्ग। वर्ग में आपकी आमने सामने की साथ साथ मतलब कि इसमें क्या कह सकते हैं हम, चारों भुजाएं क्या होती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इनमें यही एक क्वालिटी होती है वर्ग की। और विकर्ण की बात करें तो जब एक छोर को दूसरे छोर से मिलाते हैं तो वो आपका क्या बन के आता है, विकर्ण। क्या बन के आता है बच्चों, विकर्ण बन के आता है। इसमें वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से बता रही हूँ। फॉर्मूला होता है बच्चों √2 गुणे भुजा। ये आपके वर्ग के विकर्ण का क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको मैं जितने भी फॉर्मूले बता रही हूँ आप नोट करते हुए चला करिए। ये आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखिए हमें वर्ग का विकर्ण क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 15। तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 15 बराबर √2 गुणे भुजा। तो भुजा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, भुजा बराबर होता है, भुजा बराबर आ जाएगा 15/√2। कितना आ जाएगा बच्चों, 15/√2। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, भुजा का स्क्वायर। ये आपके वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को भी मैं ब्रैकेट में कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि ये फॉर्मूले हैं और इनको मुझे क्या करना है बच्चों, नोट करके चलना है। तो देखिए आपका वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल इज इक्वल, भुजा हमारी कितनी आई है बच्चों, 15/√2। तो 15/√2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर आपका आएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 2। फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें आपका आ जाएगा क्षेत्रफल बराबर 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 0.2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा होगा। हम सवालों को एकदम सिंपल करके समझा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपको भी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 12 घंटों में तय करती है। यदि वह दूरी 14 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। ये आपके चाल समय दूरी का क्वेश्चन है बच्चों। किसका क्वेश्चन है, चाल समय दूरी का। तो इसमें आपको ये देखना रहता है कि यूनिट्स इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, फिर मैं आपको इसके सॉल्व का तरीका बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 12 घंटों में तय करती है। यदि वही दूरी 14 घंटों में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हमें दूरी दिया गया है, कितना है बच्चों दूरी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, दूरी हमें नहीं पता है। चाल कितना दिया गया है आपको, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना लग रहा है,
समय है आपका 12 घंटे। कितना है? 12 घंटे। फिर हमसे पूछ रहा है कि यही दूरी, ये जो दूरी हमें पता चलेगी वही दूरी अगर 14 घंटे में तय करनी हो तो चाल बताइए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों? दूरी। हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। क्या होता है बच्चों? चाल गुणे समय। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। इसको भी मैं क्या कर दे रही हूँ बच्चों? अंडरलाइन कर दे रही हूँ। आप प्लीज फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा। तो देखिए हमें दूरी निकालनी है। चाल कितना है बच्चों? 84 है। समय कितना ले रहा है? 12 घंटे। तो आपकी दूरी आ जाएगी 84 और 12 का गुणा करेंगे तो आपका दूरी आ जाएगा बच्चों 1008। कितना आ जाएगा बच्चों? 1008 किलोमीटर। तो दूरी कितनी थी? 1008 किलोमीटर थी। तो पूछ रहा है कि अगर यही दूरी हो कितने घंटों में तय करनी हो? 14 घंटों में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखिए अब हमारी दूसरी सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है? सेकेंड कंडीशन हमारी कह रही कि दूरी कितनी हो आपकी? 1008। कितना हो बच्चों? 1008। समय कितना हो? समय हो आपका 14 घंटे। तो हमें क्या बताइए? चाल बताइए। क्या बताइए? चाल बताइए। यही हमसे क्या किया है? पूछा है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? हम जानते हैं चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? चाल फाइंड करना है। दूरी कितना दी गई है? 1008। कितना दिया गया है? 1008 दिया गया है। चाल नहीं पता है। समय कितना है बच्चों? 14। तो देखिए चाल निकालेंगे तो आपका चाल आ जाएगा 1008/14। कितना आ जाएगा? 1008/14। तो अब देखिए 14 का भाग इसमें देंगे 14 सते 91। कितना हो जाएगा? 14 सते 91। तो कितना बच गया आपका? ये सॉरी बच्चों 14 सते कितना होता है? 98 बच गया। जो 14 दूनी 28। तो आपकी चाल कितनी आ गई? चाल आपकी आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया बच्चों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल आ गई। कितना आ गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई आपकी। तो देखिए बच्चों ये आपका चाल समय दूरी का क्वेश्चन था और इसको सॉल्व करने का तरीका आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 12 घंटों में तय करती है। यदि वही दूरी 14 घंटों में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो देखिए दूरी कितनी थी हमें नहीं पता। चाल कितना था? 84 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 12 घंटे। तो हमने दूरी कितना निकाल लिया? 1008 किलोमीटर। फिर हमारी सेकंड कंडीशन थी दूरी वही है और समय कितना है? 14 घंटे। चाल हमें नहीं पता थी। हमने क्या निकाल ली? चाल निकाल ली। चाल हमारा कितना आ गया बच्चों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैं जो भी क्वेश्चन समझा रही हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन है बच्चों 199 गुणे 201 का मान क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 गुणे 201 का मान क्या है? अब आप इसको गुणा करने लग जाएंगे तो आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपको अपने परीक्षा भवन में आपको अपना टाइम क्या करना है? बचाना है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ। 199 को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों? 200 -1। क्या लिख सकती हूँ? 200 -1 गुणे और 201 को क्या लिख सकती हूँ? 200 + 1। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला होता है a² - b² = a - b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो देखिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट में क्या है? a - b है। a की वैल्यू कितनी है? 200 और b की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। अगर इसको a मान ले इसको b मान ले तो देखिए पहले ब्रैकेट में क्या है? a - b और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? a + b। तो हम क्या लिख सकते हैं? a² यानी 200 का वर्ग -1 का वर्ग। तो देखिए जब हम 200 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 200 का वर्ग 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000 -1। 40,000 में से 1 घटा दीजिए आपका गुणनफल आ जाएगा।
कितना आ गया 39,999। कितना आ गया 39,999। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसको अपने सिंपल मेथड से गुणा करके देखिए, आपका आंसर इतना ही जरूर आएगा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि आप हमारे चैनल पर बहुत सी नई नई चीजें जानने को पाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर या हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस को देखा करिए और सभी क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका अंतर 48 हो तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए, जब भी आपको संख्याएं अनुपात में दी हो तो आप वहां पे यक्स मान ही लिया करिए। तो देखिए, माना संख्याएं इज इक्वल 7x कॉमा क्या है बच्चों 11x। कितना है 7x और 11x। अब देखिए कह रहा है इनका अंतर, तो 11x माइनस 7x, इनका अंतर कितना दिया गया हमें 48 इज इक्वल कितना रख देंगे हम 48 रख देंगे। 11 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4x। कितना आ जाएगा 4x बराबर 48। तो 4 से काटेंगे, देखिए 4 एक 4, 4 दूनी 8। तो x इज इक्वल कितना आ गया आपका 12। तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या आपकी क्या है 7x है। x की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल कितना आ गया 84। तो आपकी छोटी संख्या कितनी आ गई बच्चों 84। कितना आ गया 84। तो आपका सही आंसर 84 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करिए, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप क्या करेंगे बच्चों, सभी ऑप्शंस का भाग 13 में करेंगे। जो ऑप्शन आपका 13 से कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। जिसका आंसर सही रहेगा हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आप सभी के आंसर का इंतजार करूंगी। देखते हैं कौन इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। तो बच्चों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 0.000140 का मान क्या है। इसको हमें क्या किस में बदलना है बच्चों, भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में। तो देखिए, भिन्न में बदलने का तरीका होता है 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0। उसके बाद इसका हम क्या हटाएंगे बच्चों, दशमलव हटाएंगे। तो देखिए कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5। दशमलव के बाद कितने अंक है बच्चों 5। तो 1 लिख के हम 5 0 बढ़ा देंगे। देखिए बढ़ा दिए, 1 0 से 1 0 कट गया। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों 14/10,000। कितना आ गया 14/10,000 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, जब आप परीक्षा भवन में जाएंगे तो आपको इजी क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। इसीलिए हम आपको इजी प्लस डिफिकल्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियोस में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और वीडियोस को पूरा देखा करिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर वीडियो को आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो उसे पूरा वहां तक देखिए। मतलब कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखा करिए। जब तक आप वीडियो पे टाइम नहीं देंगे, उस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आपकी स्किल अच्छी नहीं होगी। जब मैं जो भी क्वेश्चन बताती हूँ उसको आप एक बार देखा करिए, फिर अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। मैं उम्मीद करती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो आपकी 29 अप्रैल को परीक्षा होगी नवोदय विद्यालय की, उसमें आपके जो 20 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ के बच्चों 20 प्रश्न।
यह 20 प्रश्न अगर आप हमारे सेशन को लगातार देखते रहेंगे तो आपके ये 20 प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको हमारा सेशन शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना होगा और उसके क्वेश्चंस को एक बार अपने से सॉल्व करना होगा। बस यही कंडीशन है। बस आप मेहनत करते रहिए, आप जरूर 29 अप्रैल की परीक्षा निकालेंगे और आपका प्रवेश नवोदय विद्यालय में होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस जरूर किया करिए ताकि आपको आने वाले रोज़ नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।